जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अड्डा में। साथियों, यूपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है, उस यात्रा में ये प्रैक्टिस सेट 5 आज मैं लेके आया हूँ। तो देखिए, बिना समय को गवाए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अंकगणित और तार्किक गणना किसके द्वारा किया जाता है। तो देखिए, आईसीटी का क्वेश्चन है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इसको कहूंगा। अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट द्वारा ये किया जाता है। जो भी अर्थमेटिक की चीजें होती हैं या लॉजिकल कैलकुलेशंस होते हैं, वो एएलयू द्वारा किए जाते हैं। एएलयू मतलब अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। अच्छा क्वेश्चन है। माउस के दो मानक बटनों के बीच स्थित व्हील का क्या प्रयोग होता है। तो देखिए, आपने जो है पुराने माउस देखे होंगे, जो मैकेनिकल माउस जिनको कहा जाता था। मेरे द्वारा देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया था। 3 टाइप के माउस होते हैं, मैकेनिकल माउस और जो है ऑप्टिकल माउस और देखिए वायरलेस या कॉर्डलेस माउस। तो इसमें मैंने वायरलेस को बता दिया था और आपसे कमेंट करने के लिए बोला था कि मैकेनिकल और ऑप्टिकल माउस के बीच में आप अंतर बताएंगे। तो देखिए, इसमें जो बात चल रही है अभी, बटनों के बीच में जो व्हील स्थित होता है उसकी बात चल रही है। तो वो व्हील बेसिकली किसके प्रयोग में आता है, वो व्हील प्रयोग में आता है कि उससे स्क्रॉल करने का काम करता है वो। तो देखिए, हमें अगर पेंच जो है स्क्रॉल ऊपर नीचे करना होता है, जैसे कि मैं अभी ये स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो वहां पे जो है माउस में उस गोले द्वारा किया जाता है। तो इसका आंसर जो रहेगा ऑप्शन नंबर डी रहेगा। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन है पॉलिटी का। यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद जो है रिक्त हो जाए, तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा। देखिए, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और मृत्यु के कंडीशन में या त्याग पत्र दे दे प्रेसिडेंट, या हट जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का जो पद रिक्त है उसको कौन संभालता है, उसको संभालता है उपराष्ट्रपति। तो देखिए, उपराष्ट्रपति उसको संभालता है। और ये उपराष्ट्रपति संभालने वाला जो अनुच्छेद है, आर्टिकल है, ये आर्टिकल 65 है। इसके अनुसार अगर इनमें से कोई भी कंडीशन होती है, मृत्यु, त्यागपत्र या हटा जाने की स्थिति में, राष्ट्रपति का जो पद है वो रिक्त हो, तो पद का कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालता है। और देखिए, अगर उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध ना हो, तो ऐसी कंडीशन भी जो है माइंड में थी, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स थे उनके माइंड में थी। तो उन्होंने जो है इसके बाद भी अगर कोई नहीं है, तो उच्चतम न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहेंगे वो संभालेंगे। तो देखिए, प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के बाद जो है वाइस प्रेसिडेंट, अगर ये भी नहीं है तो सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और देखिए, अगर ये भी नहीं है, तो वैसे अमूमन ऐसा होता नहीं है, लेकिन फिर भी एक जो है एक बेसिकली रोबुस्ट करने के लिए, एक सही तरीके से सिस्टम को चलाने के लिए, इनकी एब्सेंस में भी या इनके उसमें भी जो है कोई भी वरिष्ठ न्यायाधीश जो रहेगा, जज रहेगा सुप्रीम कोर्ट का, वो कार्यभार संभालेगा राष्ट्रपति का। और देखिए, यही चीज किस चीज में लिखी गई है, यही चीज जो लिखी गई है वो 1969 के प्रेसिडेंट्स डिस्चार्ज ऑफ फंक्शन बिल में लिखी गई है, राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम। तो देखिए, इतना डीपली नहीं जाना है, ये मैं थोड़ा आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय आयोग किस वर्ष में बनाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस में सीधा सीधा जो है इलेक्शन कमीशन लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको मैं कहूंगा आप टिक कर लीजिए इसको। तो देखिए, ये जो साल था ये था 1989, 1989 में 3 सदस्यीय आयोग बना दिया गया था। पहले क्या हुआ करता था, पहले एक मुख्य निर्वाचन आयोग हुआ करता था, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता था पहले। लेकिन 16 अक्टूबर 1989 के बाद जो है क्या कर दिए गए थे, 2 अतिरिक्त निर्वाचन आयुक्त जो है और नियुक्त कर दिए गए थे। तो 2 इलेक्शन कमिश्नर्स और नियुक्त कर दिए गए थे। और इनको 1 जनवरी, ये क्यों किया गया था ये मैं आपको बता दूं। पिछली सीरीज में एक क्वेश्चन आया था कि 18 वर्ष जो किया गया था वो किसके थ्रू किया गया, कौन से साल से किया गया था। तो देखिए, 9th जो लोकसभा हुई थी 1989 में, उस टाइम पे जो है एक भार बढ़ गया था। 21 साल की उम्र होती थी पहले, अब देखिए 21 साल से 18 साल होगी, तो 3 साल वाले जो एक्स्ट्रा आएंगे, तो थोड़ा सा जो है आयोग पे, जो भी जो हमारा इलेक्शन कमिश्नर है उस पर भार बढ़ेगा। तो उसके लिए 2 आयुक्त और बना दिए थे, 2 निर्वाचन आयुक्त और कर दिए थे। लेकिन इलेक्शन के बाद में 1 जनवरी 1990 तक जो है इनका पद को रखा गया, उसके बाद उसको हटा दिया गया था। लेकिन फिर से ये 1993 में, 1 अक्टूबर 1993 में इनको पुनः क्या किया गया था, नियुक्त किया कर दिया गया था दोनों को। और तब से यही चीज चली आ रही है। हमारे पास में एक चीफ जस्टिस ऑफ चीफ इलेक्शन कमीशन होता है, सॉरी, और 2 क्या होते हैं उसके सबऑर्डिनेट्स होते हैं, जिनको इलेक्शन कमिश्नर्स कहा जाता है। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 5, फील्ड मेडल जीतने वाली मेरीना बियाजोवना जो है किस देश की नागरिक है। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एजुकेशन की फील्ड से रिलेटेड है। आपको लगेगा फील्ड्स मेडल है ये तो, लेकिन ये फील्ड्स मेडल जो है बेसिकली देखिए ये गणित से रिलेटेड है, मैथ से रिलेटेड है, ये गणित से रिलेटेड है। और ये जो मेरीना बियाजोव्स्का है ये यूक्रेन की है। तो देखिए, यूक्रेन रशिया वॉर भी चल रहा है, तो इससे रिलेटेड दिस क्वेश्चन बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दैट्स वाई इसको जो है आप टिक कर लीजिए। इसके बाद में और क्या चीज इनके बारे में आप जान सकते हैं,
तो इनके बारे में इतना ही है कि यूक्रेन से हैं, फील्ड्स मेडल इन्होंने जीता है। और ये जो बेसिकली फील्ड्स मेडल है, इसको गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, एएमयू द्वारा दिया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय गणित संघ द्वारा दिया जाता है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब इतना याद नहीं रखना है आपको, बस इतना याद रख लीजिए कि फील्ड्स मेडल जो है गणित से रिलेटेड है। यूक्रेन की मेरिना व्यास जो उसका जो है उन्होंने जीता है इसको। पीएम स्वनिधि योजना किससे संबंधित है? एक क्वेश्चन देखिए ऐसा बनेगा आपका, आप बिल्कुल श्योर रख के बिल्कुल आपको आएगा ऐसा क्वेश्चन, आप बिल्कुल इसको गारंटी से समझ लीजिए। पीएम स्वनिधि योजना जो है वो बेसिकली 2020 में शुरू हुई थी। तो आपको लगेगा 2020 की योजना क्यों आएगी? देखिए एक दो क्वेश्चन जरूर आएंगे आपके, आउट ऑफ बॉक्स आएंगे, आपको करंट से नहीं लगेंगे वो, लेकिन उनका औचित्य होगा, उनका जो है एक सिग्निफिकेंस होगा करंट टाइम में। वो योजना जो है कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा काम कर रही होगी इस तरीके से। तो आप बिल्कुल थोड़ा योजनाओं वाली चीजें हैं, आपके अगर कमेंट्स आएंगे तो मैं योजना भी आपको करा दूंगा। योजना जो है सारी जो इंपॉर्टेंट योजना रहेंगी सेंट्रल की और स्टेट की, वो मैं आपको करा दूंगा। अभी फिलहाल के लिए देख लेते हैं क्वेश्चन, पीएम स्वनिधि योजना जो है स्वनिधि, देखिए स्वनिधि की बात हो रही है, तो ये किससे रिलेटेड है? स्ट्रीट वेंडर से रिलेटेड है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, और आपको अगर नहीं पता होगा आप इसको बिल्कुल गलत कर देंगे। तो स्ट्रीट वेंडर से रिलेटेड है, ये 2020 में शुरू की गई थी, और 10,000 रुपए का कार्यशील पूंजी ऋण जो है दिया गया था, किसके द्वारा? सिडबी के द्वारा। तो देखिए इसी तरीके से आप सिडबी की फुल फॉर्म बताएंगे, तो सिडबी की जो फुल फॉर्म है वो क्या होगी? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो इसको आप बिल्कुल याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, वर्षा की मात्रा निर्भर करती है। तो देखिए वर्षा की जो मात्रा है निर्भर करती है, बी ऑप्शन इसका राइट होगा, वायुमंडल की नमी पे। तो देखिए वायुमंडल जो हमारी एयर में नमी होगी, जो मॉइस्चर होगा, उसमें उसकी नमी पे जो है मॉइस्चर कितना है हमारी एयर में, उस पर डिपेंड करती है वर्षा की मात्रा। और देखिए इसमें और ऐसी कोई चीज नहीं है जो मैं आपको बताऊं। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है ओजोन छिद्र के लिए। देखिए ओजोन वाली चीजें जो है ना, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंटली पढ़ लेनी है सारी। वैसे तो ये जितनी टेस्ट सीरीज में ना सारी चीजें कवर हो जाएंगी, आपका एक करंट अफेयर्स का थोड़ा सा पोर्शन बचेगा, वो मैं आपके कमेंट्स के बेसिस पे आपका जैसा फीडबैक रहेगा उसको कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो है, ओजोन छिद्र के लिए कौन उत्तरदायी है? तो ओजोन छिद्र के लिए जो उत्तरदायी है सीएफसी, आपको पता ही है सीएफसी। और इससे रिलेटेड कौन सा प्रोटोकॉल है? तो यह मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? 1987 में। लागू कब हुआ था? ये 1989 में, 1989। और इसके जो सिग्नेटरी बना था हमारा जो देश है इंडिया, कब सिग्नेटरी बना था? 1992 में। तो आप बिल्कुल इसको याद रखेंगे, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनने की पूरी संभावना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, सूर्य के आने वाली हानिकारक पैराबैंगनिक विकर्ण कारण हो सकती है, किस चीज का कारण हो सकती है? देखिए ये थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, क्योंकि इनकी वजह से जो है अभी रिसेंटली बहुत सारी चीजें जैसे कैंसर वगैरह आप देख सकते हैं, तो इनको कार्सिजनिक कहा जाता है, कार्सिजनिक रीजंस कहा जाता है इंग्लिश में। तो बेसिकली देखिए इसका जो आंसर होगा वो है, इसका जो आंसर है वो है त्वचीय कैंसर का। तो डी आंसर होगा इसका, त्वचीय मतलब स्किन कैंसर की बात हो रही है। स्किन कैंसर जो है पैराबैंगनी किरणें जो हैं, अल्ट्रावायलेट रेज, उनके द्वारा त्वचीय कैंसर होता है। देखिए अब अल्ट्रावायलेट रेज जो है उनको 3 भागों में बांटा जा सकता है, यूवी ए, यूवी बी, यूवी सी। तो देखिए यूवी ए और बी तो पेनिट्रेट कर जाती है, यूवी ए और बी तो कुछ हद तक पेनिट्रेट कर जाती है और धरती की सतह तक पहुंचती है, लेकिन यूवीसी जो है वो पृथ्वी की सतह तक नहीं पहुंच पाती, लेकिन ये फिर भी सबसे ज्यादा अत्यंत घातक है, ये बहुत ज्यादा जो है नुकसानदायक है। वो बात अलग है कि ये पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती, तो ये आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। और देखिए इससे और क्या क्या चीजें हो सकती हैं, अगर इसमें ऑप्शन ये भी होता है ना कि डीएनए में आनुवांशिक उत्परिवर्तन, मतलब बेसिकली चेंजिंग इन द डीएनए ड्यू टू द अल्ट्रावायलेट रेज, तो ये भी आप करके आते हैं इसमें। तो 2 चीजें हो गई, सबसे मेन कारण तो है त्वचीय कैंसर का, दूसरा जो है अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से जो है आपका डीएनए चेंज होता है। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, गैविलीस, जो गैवियलिस है, घड़ियाल जिसको कहा जाता है, बहुतायत में पाया जाता है। तो देखिए कहाँ पाया जाता है बेसिकली, तो देश की अगर हम बात करें तो देशों में तो ये इंडिया में, नेपाल में, पाकिस्तान में, इन देशों में पाया जाता है, साउथ एशियन देशों में ये पाया जाता है। और अगर हम बात करें इन ऑप्शंस में से, तो इन ऑप्शंस में से गंगा जो है एक ऑप्शन रहेगा इसका, गंगा और उसके ट्रिब्यूटरी में सबसे ज्यादा घड़ियाल पाए जाते हैं। घड़ियाल बेसिकली क्या है, ये एक ना इसको क्या कहते हैं, गैवियालिस कहते हैं इसको, गैवियालिस, GAVIALIS, आप लोगों को पता होगा। और ये मगरमच्छ की प्रजाति है, क्रोकोडाइल, और ये क्या करता है, मछलियों को खाने वाला एक वो है क्रोकोडाइल है। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 11, भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में लागू होता है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। इस तरीके की जो चीजें हैं, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, जल संरक्षण अधिनियम, या वायु संरक्षण अधिनियम, या जो आपका जैसे कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है,
तो इसके जो साल हैं वो आपको बिल्कुल याद रखने हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो है आंसर 1972। 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है वो बेसिकली किस लिए था कि तस्करी वगैरह अवैध शिकार को रोकने के लिए है। और इसमें इसको आप जो है एक तरीके से थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेंगे, सही रहेगा। सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो देखिए इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है। सबसे पुराना वेद जो है, 4 वेद है हमारे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद। तो अथर्ववेद, सॉरी अर्थवेद को मैं अथर्ववेद जो है उसको अर्थवेद कह गया, तो अथर्ववेद है ये। और ऋग्वेद जो है सबसे पुराना है। इसके बाद में देखिए कोल विद्रोह जो है क्वेश्चन नंबर 13 है ये। कोल विद्रोह 1831 से 1831-32 में चला था। इसका नेतृत्व किसने किया, तो इसका जो नेतृत्व किया था वो किया गया था किसके द्वारा, ये छोटा नगर क्षेत्र में कोल विद्रोह हुआ था। ये छोटा नागपुर में कोल विद्रोह हुआ था। और इसका जो नेतृत्व किया था बुद्धू भगत ने किया था, बुद्धू भगत ने। और बुद्धू भगत को बुद्धो भगत भी कहा जाता है, बुद्धो। तो जहां पे ये ओ की मात्रा है, इसको ओ की मात्रा भी लगा सकते हैं। अगर ऐसा ऑप्शन भी आता है तो आप उसको टिक करेंगे। 14th क्वेश्चन है, निम्न में से कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना में संबंध नहीं था। तो बेसिकली देखिए इसमें कौन नहीं था संबंध, तो इसका आंसर जो है वो है जवाहरलाल नेहरू। इसका जो आंसर रहेगा वो जवाहरलाल नेहरू रहेगा। और इसके बारे में मैं थोड़ा बता दूं, एक आध क्वेश्चन जो है ना इस तरीके से स्वभाव से आने की संभावना है। तो अवध में जो है होम रूल लीग जो चल रही थी 1917-1918 के टाइम पे, उस टाइम पे काफी जो कार्यकर्ता थे वो सक्रिय थे वहां पे अवध के क्षेत्र में। अवध के क्षेत्र की बात हो रही है। और वहीं पे इसकी स्थापना हुई थी यूपी किसान सभा की। इसमें जो मेन भूमिका थी वो किसकी थी, मदन मोहन मालवीय, नारायण द्विवेदी, गौरीशंकर मिश्र। और देखिए पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा आप आइडिया रख लीजिए कि जवाहरलाल नेहरू इसमें नहीं थे। ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम दी थी। देखिए ऐसे क्वेश्चन में आप समझ लीजिए कि थोड़ा जवाहरलाल नेहरू का जो रोल है वो थोड़ा बाद में शुरू होता है। 1918 के टाइम पे जवाहरलाल नेहरू का रोल शुरू नहीं होता है, थोड़ा बाद में आप 1927, 28, 29 के टाइम पे जवाहरलाल नेहरू का रोल मान सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, इस तरीके से आप इसको एलिमिनेट भी कर सकते थे, जवाहरलाल नेहरू इसमें से जो है अलग होंगे, संबंध नहीं रखते हैं। ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी थी, तो ब्लैक होल की जो जानकारी है सर्वप्रथम दी गई थी एस चंद्रशेखर ने। तो देखिए एस चंद्रशेखर द्वारा जो है ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम दी गई थी। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या करना है, सुमेलित करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इंपॉर्टेंट इसलिए कहूंगा क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, आपको इसकी आइडिया होना चाहिए। ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, बाढ़ जो है कौन से क्षेत्रों में आती है, तो बाढ़ आ जाती है उत्तर प्रदेश एवं बिहार के मैदान में। भूकंप आएगा हिमालयन क्षेत्र में। क्वेश्चन भी मैंने कराया था कि सबसे ज्यादा जो मोस्ट वनरेबल रीजन रहेगा भूकंप की वजह से, दैट विल बी हिमालयन रीजन। हिमालयन रीजन सबसे ज्यादा भूकंप की वजह से प्रभावित होने वाला क्षेत्र होता है। सूखा जो है सूखा देखिए पड़ेगा पश्चिम, मतलब ये राजस्थान वाला एरिया, मध्य भाग में थोड़ा सा जो है राजस्थान, थोड़ा सा एमपी और गुजरात का एरिया जो है इसमें सूखा पड़ जाता है। सुनामी जो है कहाँ आ सकती है, सुनामी भारत का दक्षिण तटीय क्षेत्र जो है वहां पे आ सकती है। तो देखिए इसके जो ऑप्शन है वो आप चूज कर लेंगे। मेरे ख्याल से इसका जो ऑप्शन आएगा निकल के वो ए ऑप्शन आएगा। तो आप देख लेंगे एक बार, जो मैंने ऊपर बताया वो बिल्कुल सही बताया, इसके हिसाब से आप अपना ऑप्शन चूज कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत संविधान के मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है। तो देखिए भारत संविधान के मूल कर्तव्य, इसमें से भी एक क्वेश्चन आने की संभावना है। मूल कर्तव्य आप ये संख्या ही नहीं याद करके जाएंगे, 11 संख्या तो आपको बिल्कुल याद हो जाएगी कि 11 है, लेकिन इसका आपको याद करके जाना है कि मूल कर्तव्य कौन कौन से आते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज का जो सेक्शन है 51A, सॉरी आर्टिकल है 51A, इसके साथ में जो 11 ड्यूटीज हैं वो आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद में और क्या पता होना चाहिए आपको कि ये किसकी कौन सी कमेटी द्वारा सिफारिश पे बनाया गया था, किसकी रिकमेंडेशन पे। तो देखिए उस कमेटी का नाम क्या था, उस कमेटी का नाम था स्वर्ण सिंह कमेटी। स्वर्ण सिंह कमेटी द्वारा बनाया गया था, और इंदिरा गांधी जी ने इनसे जो है राय मांगी थी। तो इस कमेटी का आप याद रखिए। इसके बाद में देखिए ये पार्लियामेंट, सॉरी ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन, जो ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें सम्मिलित नहीं थे, बाद में इंसर्ट किया गया था इनको, बाद में इनको इंसर्ट किया गया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट द्वारा। तो ये सारी चीजें आप याद रखेंगे। कौन सा संविधान संशोधन था, 42वां था, और किसकी समिति पे, स्वर्ण सिंह समिति पे 11 मूल कर्तव्य हैं, 51A में ये आता है। इसके अलावा एक जो लास्ट इसमें 11वां जोड़ा गया था, तो वो 86वां 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था। 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किससे रिलेटेड था, वो एजुकेशन से रिलेटेड था, एजुकेशन से रिलेटेड था। तो आप बिल्कुल इसको देखिए। इसके अलावा इसमें से मुझे नहीं लगता और कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो आप ये चीजें थोड़ी सी देख लीजिएगा। 2002 में जो है 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, और
11th जो है मूल कर्तव्य जोड़ा गया था, 11th वाला जो 11वां था। भारत में फसल बीमा योजना का शुभारंभ हुआ, थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए फसल बीमा योजना का शुभारंभ कब हुआ था। तो देखिए 1985। मैंने कहा ना एक आध क्वेश्चन आपको ऐसा लगेगा कि ये क्वेश्चन क्या इसमें थोड़ा गलत तरीके से दिया गया है सीरीज में, लेकिन नहीं, इस तरीके से एक दो क्वेश्चन आपके आउट आएंगे ही आएंगे। तो 1985 में इसका शुरू हुआ था। थोड़ा सा आपको पता भी होना चाहिए, इकोनॉमी का जो सेक्शन है आपका यूनिट 6 में, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है ये। इकोनॉमी से जैसे एग्रीकल्चर वगैरह दिया हुआ है। 1991 के एलपीजी रिफॉर्म से क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में, इसलिए ये क्वेश्चन भी बिल्कुल रेलिवेंट बन जाता है। आप इसको ये ना सोचें कि ये क्वेश्चन कहीं से भी दे दिया। 1985 के फसल बीमा योजना के बारे में मैं बता देता हूँ आपको। 1 अप्रैल 1985 को खरीफ फसल के दौरान ये किया गया था भारत सरकार द्वारा। इसका जो नाम था स्कीम का, वो था कॉम्प्रिहेंसिव क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, CCIS। इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ये पता होना चाहिए 1985 में किया था और खरीफ फसल के लिए किया गया था। बेरोजगारी समस्या से गरीबी बढ़ती है, क्योंकि अब इसमें से देखिए सबसे रेलिवेंट ऑप्शन चूज करना है। तो बेरोजगारी समस्या से गरीबी बढ़ती है, अगर बेरोजगारी है तो गरीबी कैसे बढ़ेगी? तो देखिए गरीबी ऐसे बढ़ेगी कि गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों की संख्या बढ़ती है। गरीबी रेखा से नीचे जो है, गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या बढ़ती है। तो आप बिल्कुल इसको याद रखेंगे कि बेरोजगारी से मतलब है कि आपके पास पर्याप्त संसाधन नहीं है, साधन नहीं है अपने आप को जीवन मतलब एक तरीके से जीवन जीने के लिए। तो बेरोजगारी बढ़ने पर अधिक लोग गरीबी रेखा के नीचे आ जाएंगे और इस प्रकार गरीबी बढ़ेगी। तो गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों की संख्या बढ़ जाएगी और इसलिए गरीबी बढ़ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं। एक कक्षा के संदर्भ में भाषा संकेतों की एक सीमित संख्या से असंख्य अर्थवान संकेत संदेश प्रकट होते हैं। तो देखिए क्या मतलब है कि कक्षा में, एक क्लास में भाषीय संकेतों मतलब जो लैंग्वेज के, बेसिकली लैंग्वेज से टीचर बोल रहा है उसके एक सीमित संख्या से, तो वो तो एक सीमित चीज है, लेकिन उससे कई असंख्य मतलब एक इननंबरेबल अर्थ निकलते हैं। तो इस संकेत प्रकट होते हैं। इसको क्या कहा जाता है? इसको क्या कहा जाता है? तो इसको देखिए कहा जाता है उत्पादकता। इसको जो क्या कहा जाएगा? उत्पादकता कहा जाएगा। इसका आंसर बिल्कुल क्या होगा? उत्पादकता होगा। एक बार मैं इसको थोड़ा कंफर्म कर लेता हूँ। हाँ जी, बिल्कुल इसका आंसर उत्पादकता ही है। और शिक्षा में उत्पादकता सीधे तौर पर गुणवत्ता शिक्षण से संबंधित है। एक कक्षा के संदर्भ में देखा जाए तो भाष्य संकेतों की एक सीमित संख्या से असंख्य अर्थवान संदेश प्रकट होने का तात्पर्य उत्पादकता ही है। तो देखिए एक संकेत से कई सारे संकेत हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली कहेंगे ना कि एक चीज से 10 चीजें निकल के आ रही हैं, तो उत्पादकता ही वो कहेंगे, प्रोडक्टिविटी की बात कहेंगे उसमें से। देश के अध्यापक शिक्षा गुणवत्ता और मानक को बनाए जाने के लिए उत्तरदायी सांविधिक निकाय क्या है? तो देखिए सांविधिक निकाय कौन सा है जो इन सबको क्या करता है? मेंटेन करता है। किसको? टीचर्स ट्रेनिंग और टीचर्स की जो स्टैंडर्ड्स हैं, टीचर्स ट्रेनिंग एंड स्टैंडर्ड्स को जो बेसिकली मैनेज करता है, उसके लिए जो है सांविधिक निकाय कौन सा है? वो है NCTE। तो देखिए NCTE बिल्कुल याद रखेंगे। NCTE का मतलब है नेशनल, ये देखिए ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर है। NCTE का मतलब नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन। तो देखिए टीचर्स को भी बेसिकली ट्रेनिंग दी जाती है और उनको भी पढ़ाया जाता है कैसे वो एनहांस कर सकते हैं अपनी टीचिंग को, एंड हाउ कैन दे प्रोड्यूस द मोस्ट आउट ऑफ देम। तो देखिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 22, अनुसंधानों में प्रभावी शिक्षण का मुख्य व्यवहार किसे माना गया है? तो देखिए अनुसंधानों मतलब रिसर्च में प्रभावी शिक्षण का मुख्य व्यवहार किसे माना गया है? तो ये माना गया है शिक्षक कार्य अभिमुखीकरण को। देखिए अगर अच्छे से रिसर्च होनी है और उसमें प्रभावी शिक्षण है, तो उसका मेन जो बेसिक चीज क्या है? वो बेसिक चीज है शिक्षण कार्य अभिमुखीकरण। शिक्षण कार्य अभिमुखीकरण का मतलब टीचर्स जो काम है, टीचर का जो काम है उसका ओरिएंटेशन कैसा है, अभिमुखीकरण का मतलब ओरिएंटेशन कैसा है। तो देखिए ओरिएंटेशन अच्छा रहेगा तो ऑब्वियसली जो रिसर्च होगी, अनुसंधान होगा वो बढ़िया होगा और पढ़ाई भी सही होगी। तो इसलिए शिक्षण कार्य अभिमुखीकरण एक ऐसा व्यवहार है जो यह दर्शाता है कि शिक्षक शिक्षण के कार्य हेतु कितना समय देता है। तो आप बिल्कुल इस चीज को याद रखेंगे। इसके बाद में देखिए आश्रित चर में सहवर्ती परिवर्तनों के आशय से किस अनुसंधान प्रणाली में स्वतंत्र चर में हेरफेर किया जाता है? तो देखिए ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया था। ये बेसिकली जो रिसर्च टाइप ऑफ रिसर्च है उसमें से आ रहा है। तो टाइप ऑफ रिसर्च में एक टाइप आता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में दो चीजें होती हैं, एक होता है फ्री वेरिएबल और एक होता है बाउंड वेरिएबल। और देखिए स्वतंत्र चर में हेरबदल किया जाता है और इसका असर जो पड़ता है वो किस पे पड़ता है? जो जो क्या नहीं होता, स्वतंत्र नहीं होता, जो आश्रित होता है, तो आश्रित पे इसका असर पड़ता है। तो ये कौन सी अनुसंधान की कौन सी प्रणाली है? तो इसका जो आंसर होगा वो है प्रयोगात्मक प्रणाली। ये जो मैंने आपको बताया एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, तो इसी को प्रयोगात्मक प्रणाली कहा जाएगा। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है
नई शिक्षा नीति, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है यहाँ से भी। नई शिक्षा नीति 2020 में निम्न निम्नांकित में से किसका पाठ्यक्रम ढांचा तैयार करने का प्रस्ताव है? तो देखिए इसमें से किसका ढांचा तैयार करने का प्रस्ताव है? विद्यालय शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा, या प्रौढ़ शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा, या शिक्षक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा, तकनीकी शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा, या व्यावसायिक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा। तो देखिए जो इसका आंसर होगा वो बेसिकली क्या है? ABC। ABC मतलब, अभी मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ इसका, पहले देख लीजिए। इसका जो आंसर है वो ABC है। तो अभी जो देखिए हमारी शिक्षा नीति बनाई गई है, हमारी जो नई शिक्षा नीति है 2020 की, उसमें जो मेन चीजें हैं वो है, एक तो विद्यालय शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा, जो विद्यालय की शिक्षा है, जो स्कूलिंग है, स्कूलिंग के टाइम पे एक नेशनल करिकुलम होना चाहिए, स्ट्रक्चर होना चाहिए। पौध शिक्षा में देखिए दो तरीके के लोग आएंगे, एक तो एडल्ट को भी कह सकते हैं हम, और एक जो लोग नहीं पढ़ पाए, जो थोड़े से ओल्डर हो गए, उनको भी शिक्षा प्रोवाइड की जाएगी। इसके बाद में देखिए शिक्षक शिक्षा, तो टीचर्स ट्रेनिंग पे भी ध्यान दिया जाएगा, टीचर्स एजुकेशन पे ध्यान दिया जाएगा, उसके ऊपर भी एक नेशनल पाठ्यक्रम ढांचा बनाया जाएगा, नेशनल पाठ्यक्रम ढांचा उस पर भी बनाया जाएगा। देखिए और एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, जो नई शिक्षा नीति है उसके बारे में क्या क्या चीजें और आ सकती हैं, या उससे रिलेटेड क्या क्या चीजें आ सकती हैं। तो देखिए हमारी तीसरी शिक्षा नीति है, ये हमारी तीसरी शिक्षा नीति है। पहली जो नीति थी, आप लोगों में से काफी सारों को पता भी होगा, 1968 में ईस्वी में हुई थी। जो दूसरी हुई थी वो हुई थी 1986 में। तो 1986 में ये दूसरी नीति आई थी, शिक्षा नीति। इसके बाद में देखिए और क्या चीजें इंपॉर्टेंट है कि 1986 वाली में 1992 में जो हो गया था, एक संशोधन हुआ था, ये आपको याद नहीं रखना है। और बाकी क्या है कि ये जो चीज है मिनिस्ट्री ऑफ सॉरी, ये जो एक टेक्नोलॉजी वाली बात है, सॉरी तकनीकी वाली बात है, टेक्नोलॉजी वाली बात है, या व्यावसायिक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय जो पाठ्यक्रम ढांचा है, ये भी इन पे भी जोर दिया गया है। लेकिन मेन रूप से जो है ऊपर के 3 ABC जो है उन्हीं को हम मानेंगे। और देखिए नई शिक्षा नीति में एक तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन नाम कर दिया गया है, ये आप याद रखेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। अप्रैल 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध के कारण चर्चा में रहा नेपच्यून क्या है? तो देखिए नेपच्यून क्या है, रूस यूक्रेन युद्ध से क्वेश्चन आ सकता है। तो ये नेपच्यून जो है बेसिकली क्या है, एक मिसाइल है। और ये क्वेश्चन सीधा सीधा करंट अफेयर से भी संबंध रखता है, साथ ही संबंध रखता है रिसेंट डेवलपमेंट्स इन द फील्ड ऑफ साइंस, विज्ञान के क्षेत्र में जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उससे भी संबंध रखता है। तो इसका आंसर बेसिकली मिसाइल होगा। और ये मिसाइल जो है एक एंटी शिप क्रूज मिसाइल है। इससे आगे अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं यही बताऊंगा कि 300 किलोमीटर की सीमा के अंदर ये अपना लक्ष्य नष्ट कर देता है। और इसमें जो है रडार होमिंग मार्गदर्शन और आंतरिक इंटरनल नेविगेशन जैसी प्रणाली इसमें शामिल है। तो इसमें ज्यादा कुछ याद नहीं रखना, याद रखना है सिर्फ हद से हद आप ये याद रख सकते हो कि एंटी शिप मिसाइल है, बस मिसाइल याद रखना है। और एंटी शिप मिसाइल भी आप इसको याद रख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन वर्णनात्मक सांख्यिकी का एक उदाहरण है? तो देखिए वर्णनात्मक सांख्यिकी मतलब डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स जो है उसका जो एक उदाहरण है, तो ये एक उदाहरण है मानक विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन। इंग्लिश माध्यम के जो भी देख रहे होंगे, मानक विचलन मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन, और वर्णनात्मक सांख्यिकी मतलब डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स। तो देखिए ये जो है इसमें क्या होता है, सांख्यिकी वर्णनात्मक सांख्यिकी में ऐसी चीज का डिस्क्रिप्शन दिया जाता है जो जरूरी हो, जो यूजफुल हो, छोटा सा डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा। तो इसी से क्या है, इसको हम मानक विचलन मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने में भी, स्टैंडर्ड डेविएशन बेसिकली क्या है, एक दो वेरिएबल्स के बीच में या दो चीजों के बीच में एक कंपैरिजन टाइप है। तो यहाँ पे जो है संक्षिप्त सांख्यिकी इसका ही उदाहरण है, मानक विचलन का। इसके बाद में देखिए प्रासंगिक साहित्य समीक्षा करने का कार्य निम्नलिखित में से किससे सर्वाधिक निकटतम रूप से संबंधित है? तो देखिए प्रासंगिक साहित्य समीक्षा जो है बेसिकली लिटरेचर रिव्यू की बात हो रही है, साहित्य समीक्षा की बात हो रही है। तो ये किससे रिलेटेड है सबसे ज्यादा? तो जो शोध समस्याएं हैं को निर्मित करना। तो शोध समस्याएं जो हैं बेसिकली जो ओल्ड रिसर्च हुई हैं या पुरानी रिसर्च हैं उसमें क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या उनका निवारण हो सकता है। तो इसलिए ही जो है एक प्रासंगिक लिटरेचर रिव्यू किया जाता है। तो इसका आंसर जो है ए रहेगा। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, शोध के दौरान ऐसी परिकल्पना, परिकल्पना का मतलब देखिए होता है हाइपोथेसिस का चयन बेहतर होता है। जो तो कैसी हाइपोथेसिस हमें सिलेक्ट करनी चाहिए, जो क्या होनी चाहिए, ऐतिहासिक हो या निश्चित हो या सर्वमान्य हो या जांची हुई हो। तो इसका जो आंसर है वो है जांची हुई होनी चाहिए। ये इसके ऊपर कई सारे और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो ये भी पूछा जा सकता है हाइपोथेसिस होता क्या है। तो हाइपोथेसिस एक बेसिकली क्या है, एक
हमने कल्पना करते हैं, हम एक चीज मान के चलते हैं, एक चीज हमने मान लिया, एक कंक्लूजन मान लिया, उसके बाद हम अपनी रिसर्च को जो है शुरुआत करते हैं, उसी तक हमको प्रूव करना होती है जो हम चीज मानते हैं, तो उसको हाइपोथेसिस कहा जाता है। और हाइपोथेसिस को या तो हम डिनाई करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। तो इस तरीके से रिसर्च दो तरीके से चल सकती है हाइपोथेसिस के बेसिस पे। और इसमें देखिए शोधकर्ता जो होता है, रिसर्चर होता है, किसी समस्या का चयन कर लेता है, तो वह उसका एक अस्थायी समाधान, टेंटेटिव सॉल्यूशन, एक जांच योग्य प्रस्ताव, टेस्टेबल प्रोपोजिशन के रूप में करता है। तो देखिए इस जांच योग्य प्रस्ताव को तकनीकी भाषा में परिकल्पना कहते हैं। तो उसको मैंने देखिए बहुत सिंपल सी भाषा में बता दिया कि टेंटेटिव सॉल्यूशन जो है उसको टेस्ट करता है। वो टेंटेटिव सॉल्यूशन दे दिया, कह दिया कि भाई सारे जो बगुले हैं पूरी दुनिया में वो सफेद हैं। अब ये बात कह दी तो इसको क्या करेंगे, ये टेंटेटिव सॉल्यूशन दे दिया, एक फैक्ट जो है स्टैब्लिश कर दिया, एक थ्योरी स्टैब्लिश कर दी रिसर्च में, लेकिन उसके बाद उसको टेस्ट भी किया जाएगा। तो इसलिए हाइपोथेसिस के बेसिस पे आपकी रिसर्च चलती है। क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो देखिए डिजिटल जो कंप्यूटर है वो कार्य करता है लॉजिकल सिद्धांत पर। जो डिजिटल कंप्यूटर है वो कार्य करता है लॉजिकल सिद्धांत पे। और देखिए लॉजिकल सिद्धांत का मतलब है कि अंकगणित और तार्किक गणनाओं का कार्य करती है। तो ये बेसिकली लॉजिकल इकाई जो होती है, लॉजिकल सिद्धांत जो होते हैं, ये अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट पे कार्य करती हैं। लास्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर के क्षेत्र में डॉट टीएक्सटी। देखिए डॉट टीएक्सटी है, डॉट टेक्स्ट फाइल, डॉक्यूमेंट फाइल, डॉट एसएमपी जो है। तो इसमें ये क्या चीज है, ये बेसिकली पूछा जा रहा है कि क्या है ये। तो ये है फाइल एक्सटेंशन, ये फाइल एक्सटेंशन कहलाएगी। और फाइल एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी भी फाइल को पहचानने के लिए, मान लीजिए मैंने किसी फाइल को सेव कर दिया, यूपीएचईएससी से सेव कर दिया और मैंने डॉट टीएक्सटी लगा दिया, तो इसका मतलब ये फाइल जो है ऑपरेटिंग सिस्टम किस कैटेगरी में चूज करेगा, टेक्स्ट फाइल में चूज करेगा। तो इसलिए ये पहचानने में जो है मदद हो जाती है, आइडेंटिफाई होने में मदद हो जाती है। तो देखिए दोस्तों सारे क्वेश्चन जो है 30 क्वेश्चन वो कंप्लीट होते हैं आपके। इसके बाद में मैं यही कहूंगा, एक इम्पॉर्टेंट चीज ये आप देख रहे होंगे, अब इसको शेयर कीजिए। आपके रिस्पॉन्स से ही जो है मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं जीएस के जो पोर्शन है उसकी वीडियोस कराऊं। और इसी के साथ में दोस्तों ऑल द बेस्ट, तैयारी अपनी जारी रखें। इसी के साथ में जो है धन्यवाद।